गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शाज़िया शाह। आज हम आर्ट एंड कल्चर का एक नया टॉपिक करेंगे। नॉर्मली आप वैदिक साहित्य पढ़ते हैं जब आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं, लेकिन इस यूपीपीसीएस 2021 में 125 वर्ड्स के क्वेश्चन में वैदिक साहित्य नहीं पूछा गया है। वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो हम इसको देखते हैं। हम इसे देखेंगे कि वैदिक साहित्य में किस प्रकार भारत की भौगोलिक विशेषताओं को हम देख सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, वेदों में आर्यों के आदि देश यानी कि जहाँ से वो आए थे, उनके प्रस्थान का काल यानी जब वो वहाँ से निकले और उनके मार्ग आदि का विवरण नहीं है, परंतु उनके वैदिक साहित्य के जो विवरण है उससे हम भारत की भौगोलिक विशेषताओं को जान सकते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद से ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम आर्य पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद से ऐसा क्यों प्रतीत होता है फ्रेंड्स? क्योंकि जिन स्थानों के नाम या जिन स्थानों के या नदियों के या भौगोलिक विशेषताओं का उन्होंने वर्णन किया है, वो हमें पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब की ही विशेषताओं को दर्शाती हैं। इसे देख सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान की जैसे काबुल, गोमल, स्वात, कुर्रम नदियों का जिक्र वैदिक साहित्य में मिलता है। फिर पंजाब की 5 नदियों का जिक्र मिलता है, जैसे वितिस्ता जिसे झेलम कहते हैं, अस्किनी जो अभी की आज की चिनाब कही जाती है, परुष्णी नदी जो आज की रावी नदी कही जाती है, विपाशा, व्यास नदी तथा सतुद्री, सतलज का ऋग्वेद के मंत्रों में बार बार उल्लेख किया गया है। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि ये इन नदियों को बेहतर तरीके से जानते थे, तो इस क्षेत्र में ही इनका निवास स्थान था। यमुना का उल्लेख वैदिक साहित्य में 3 बार मिलता है और गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। तो इसका मतलब ये पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में ये लोग बसे थे और इन्हें गंगा तक के क्षेत्र में इनका निवास स्थान था। लेकिन चूंकि गंगा पूर्व की नदियों का उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं मिलता, तो इससे ज्ञात होता है कि गंगा पूर्व के क्षेत्र का इनको आर्यों को पूर्व की भौगोलिक जानकारी नहीं थी, इन्हें गंगा पूर्व के क्षेत्र का ज्ञान नहीं था। इसी तरह फिर हम आगे देखते हैं कि इन्हें सोम के पौधे के बारे में जानते हैं ये कि मूंजवत पर्वत से प्राप्त होता है सोम का पौधा। और मूंजवत पर्वत जो जैसे कि हिमालय में उसकी स्थिति की जानकारी दी जाती है, तो इससे ही हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्यों को हिमालय की जानकारी थी ये, और तथा ये उस क्षेत्र के आसपास निवास स्थान इनका था और उसके बारे में उस तरह की विशेषताएं इन्होंने, उस क्षेत्र की विशेषताएं इन्होंने लिखी हुई हैं। फिर एक फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि विंध्यन का उल्लेख नहीं है। वैदिक साहित्य में विंध्यन का उल्लेख नहीं मिलता, जिससे पता चलता है कि इन्हें यमुना के दक्षिण की जानकारी नहीं थी। इस तरह इनका एक सीमित प्रदेश था। वैदिक साहित्य के विवरणों से हमें भारत के केवल अफगानिस्तान की, पंजाब की और दिल्ली क्षेत्र की ही भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। और कुरुक्षेत्र इस सभ्यता का केंद्र था। मध्य देश भी कुरुक्षेत्र से ही संबंधित था। मध्य देश किसको कहा जाता है? मध्य देश सरस्वती से लेकर गंगा के द्वाब तक विस्तृत था। हालांकि फ्रेंड्स, अगर हम देखें और सूक्ष्म विश्लेषण करें वैदिक साहित्यों का, तो हमें ज्ञात होता है कि पूर्व में इन्हें अंग में जो जातियां निवास करती थी, जो कि दक्षिणी बिहार, उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी बिहार में है, और दक्षिण बिहार में इन्हें मगध, उत्तर बंगाल में इन्हें पुत्र जातियां और गोदावरी में इन्हें आंध्रों का ज्ञान था। लेकिन इन्हें केवल उन जातियों का ज्ञान था और ये इन्हें निकृष्ट मानते थे। आर्य उन जातियों को निकृष्ट मानते थे, उन्होंने निकृष्ट आर्य की संज्ञा भी दी है उन्हें। लेकिन उस क्षेत्र की, पूर्व के क्षेत्र की इन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन वहाँ जो निवास करती थी जातियाँ, उनकी जानकारी नहीं थी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, वैदिक साहित्यों से हमें मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिम भौगोलिक क्षेत्र की ही जानकारी मिल पाती है।